अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद हुसैन है। मैं सिलहट से हूँ। अपनी जीवन कहानी बताने से पहले मैं अपने परिवार के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मेरे पिता माता जीवित हैं, साथ ही मेरी 3 छोटी बहनें हैं और दादा दादी भी हमारे साथ रहते थे। हम सिलहट शहर से काफ़ी दूर चाय के बागानों के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारा परिवार निम्न मध्यम वर्ग का था। मेरे पिता का पेशा चोरी था। रात के समय वे लोगों के घरों में चोरी किया करते थे। जन्म से ही हमें कभी इस गांव कभी उस गांव अलग अलग जगहों पर बदलकर रहना पड़ता था। मेरे पिता पर चोर होने का दाग लगा हुआ था। यहाँ तक कि किसी और गांव में भी अगर चोरी हो जाती तो आम लोगों का शक घूम फिरकर मेरे पिता पर ही आकर टिक जाता। मेरी माँ बहुत ही धर्मपरायण और परहेजगार महिला थीं। नमाज पढ़ती थीं और दीन के रास्ते पर चलती थीं। फिर भी गांव के लोग मेरी माँ को चोर की बीवी कहकर पुकारते थे। जब मैं सड़क पर निकलता तो लोग मुझे चोर का बेटा कहकर तिरस्कार करते। लोगों के सामने शर्म के मारे मैं सिर उठाकर खड़ा भी नहीं हो पाता था। बार बार पिता को समझाया जाता, ये पेशा छोड़ दीजिए, चोरी मत कीजिए, कोई और काम कर लीजिए, लेकिन पिता सहित कोई भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। मेरे पिता चोरी के अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकते थे। चोरी के सिवा उन्हें कुछ आता ही नहीं था। समय के साथ साथ मैं भी बड़ा होने लगा। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 16-17 साल थी। उन दिनों मैं एक तगड़ा जवान था। स्वभाव में मैं भी अपने पिता जैसा ही आलसी था। किसी काम में खास सक्रिय नहीं रहता था। उसी दौरान मेरी छोटी बहनों की भी शादी की उम्र हो गई थी। उसी समय मेरी दादी बीमार पड़ी और उनका इंतकाल हो गया। मेरी माँ दादी को पकड़ पकड़ कर रोती थी और कहती थी, आपका बेटा इस तरह चोरी करता है, आप अपनी नातिनों की शादी कैसे कराएंगी? कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। दादी मेरे पिता से विनती करने लगी कि वे अपने बेटे को चोरी से दूर ले आए। जब दादी हाथ पांव पकड़कर रोने लगी तो मेरे पिता का दिल थोड़ा पसीजा और आखिरकार वे कुछ नरम पड़े। तब मेरे पिता ने दादी से कहा, अम्मा, अगर मैं चोरी छोड़ दूं, इस गांव में मस्जिद जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ूं, गांव के लोगों से अच्छे तरीके से पेश आऊं, फिर भी इस गांव में कहीं भी चोरी होगी तो सारा इल्जाम मेरे ही सिर आएगा। सब मुझे चोर ही कहकर बुलाएंगे। अगर मैं मस्जिद का इमाम भी बन जाऊं तब भी इस गांव के लोग मुझे चोर का ताना देते रहेंगे। तो फिर मेरा फायदा क्या? तब मेरी दादी ने कहा, जरूरत पड़े तो तू ये गांव छोड़ दे, कहीं दूर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। गांव में मत आना और गांव वालों से कोई संपर्क भी मत रखना। अगर तू यहाँ ही नहीं रहेगा, गांव में भी नहीं रहेगा, तो गांव या पास पड़ोस में चोरी होने पर लोग तुझ पर इल्जाम कैसे लगाएंगे? तू तो गांव में ही नहीं होगा। तब मेरे अब्बा ने कहा, तो क्या अम्मा, आप मुझसे कह रही हैं कि मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊं? दादी ने कहा, हाँ बेटा, मैं यही चाहती हूं, क्योंकि अगर तू इस गांव में रहेगा तो चोर ना होने के बावजूद भी तुझ पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। एक समय ऐसा आया जब मेरे पिता ने मेरी मां से विदा ली, दादी से भी विदा ली। इसके बाद वे गांव छोड़कर शहर की ओर यानी सिलहट शहर चले गए। यहां एक बात कहना जरूरी है, मेरे अब्बा की उम्र तब काफी हो चुकी थी, लेकिन देखने में वे अभी भी बहुत जवान लगते थे। उन्हें देखकर लगता था कि उनकी जवानी अभी खत्म नहीं हुई है। उम्र के कुछ निशान जरूर थे, लेकिन उनके सिर के बाल पूरी तरह सफेद नहीं हुए थे। बाल घने और काले थे। खैर, जब मेरे अब्बा गांव छोड़कर शहर चले गए, उस समय मोबाइल फोन का दौर नहीं था। मोबाइल से संपर्क करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल चिट्ठियों के जरिए ही खबर ली जाती थी। मेरे अब्बा शहर से मेरी अम्मा को खत लिखते थे, लिखते कि वे ठीक हैं, एक होटल में नौकरी कर रहे हैं, हमारे लिए दुआ मांगते हैं और मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे अब्बा के गांव छोड़ने के बाद आसपास के गांवों में चोरी और भी बढ़ गई। हालत ये हो गई कि लगभग हर घर में चोरी होने लगी। तब लोग हमारे घर आकर धावा बोलते और मेरे अब्बा को ढूंढते। मेरी दादी कहती, मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, वो शहर चला गया है। जांच पड़ताल के बाद सबको यकीन हो गया कि सचमुच मेरे अब्बा शहर में ही रहते हैं। तब वे उन्हें पकड़ नहीं पाए, मगर चोरी का सिलसिला बढ़ता ही गया और इधर मैं खुद भी धीरे धीरे बहुत आलसी होता चला गया। कोई काम धंधा नहीं करता था, बस भर में इधर उधर घूमता रहता, खाता पीता रहता। मेरे हाथ पांव में अजीब सी बेचैनी होने लगी, चोरी करने की इच्छा जागने लगी। मुझे नहीं पता ये मेरे खून में ही था या चोरी का पेशा ही मेरी किस्मत में लिखा था। उस समय मैं कुछ भी समझ नहीं पाता था। एक वक्त ऐसा आया जब मैं खुद भी चोरी के दलदल में उतर गया।
हमारे गांव में चुपचाप एक और चोरों का गिरोह था। उस गिरोह में 5-6 लड़के चोरी किया करते थे। मैं उनके साथ घुल मिल गया और उनके गिरोह में शामिल हो गया। छुप छुप कर चोरी करने लगा। लेकिन मैं कोई नामी चोर नहीं था, ना तो हमेशा चोरी करता था, ना ही कोई मुझे पहचानता था। बहुत गुप्त तरीके से करता था। इसी वजह से मुझ पर चोरी का इल्जाम भी नहीं आता था। इस तरह काफी समय तक मैं चोरी के पेशे से जुड़ा रहा। जिन लोगों के साथ मैं चोरी करता था, उनमें से एक का नाम नैमुल था। एक दिन उसने मुझसे कहा, जमशेद, तू हमारे साथ चोरी क्यों करता है? तू अपने बाप के साथ चोरी क्यों नहीं करता? मैं हैरान होकर बोला, ये क्या कह रहा है? क्या मेरे अब्बा चोरी करते हैं? मेरे अब्बा तो शहर में रहते हैं। तब उसने कहा, बेटा, एक बात कहता हूं, बुरा मत मानना, और ये बात किसी को बताना भी मत। मैंने तो चोरी की विद्या तेरे अब्बा से ही सीखी है। उसने मुझसे कहा, मैंने चोरी तेरे अब्बा से ही सीखी है, इसलिए तेरे अब्बा की बदनामी करने का मेरा मन नहीं करता। फिर भी तुझसे एक बात कहना चाहता हूं, तेरे अब्बा शहर में नहीं रहते। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, क्या बोल रहा है तू? मेरे अब्बा तो शहर में ही रहते हैं, शहर में नौकरी करते हैं। वो बोला, नहीं, तेरे अब्बा शहर में नहीं रहते, तेरे अब्बा जंगल में रहते हैं। तू खुद पता करके देख, सिलहट में तेरे अब्बा कहाँ रहते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, उस जगह जाकर देखा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मन में आया, ये मेरे अब्बा के बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहा है? इसके बाद से ही मैंने अपनी अम्मा से पूछना शुरू कर दिया, अम्मा, अब्बा शहर में कहाँ रहते हैं, किस जगह नौकरी करते हैं? अम्मा ने मुझे एक पता दिया। 2 दिन बाद उसी पते पर मैं अपने अब्बा को ढूंढने गया, जिस होटल की बात कही गई थी वहां। लेकिन वहां जाकर मुझे अब्बा का कोई पता नहीं मिला। मैंने लोगों से पूछा, फला नाम का ये आदमी यहाँ नौकरी करता है या नहीं? सबने कहा, नहीं, इस नाम का यहाँ कोई काम नहीं करता। तब ये बात मेरे दिमाग में और गहराई से बैठ गई। मैं सोचने लगा, अम्मा तो कहती हैं कि यहाँ अब्बा नौकरी करते हैं, लेकिन यहाँ तो वे हैं ही नहीं। तो फिर अब्बा असल में कहाँ रहते हैं? वे वास्तव में क्या करते हैं? मैं घर लौटकर अम्मा से बोला, अम्मा, अब्बा उस जगह नौकरी नहीं करते जिसका पता तुमने दिया था, वे वहां रहते ही नहीं हैं। अम्मा ने कहा, तो फिर वे कहाँ रहते हैं ये मुझे नहीं पता, मगर तेरे अब्बा ने आखिरी चिट्ठी में लिखा है 3 दिन बाद घर आएंगे, तब बैठकर उनसे बात करना। 3 दिन बाद अब्बा पहले की तरह ही घर आ गए। उस समय वे हमें काफी पैसे देते थे। उन दिनों वे अच्छी खासी रकम लेकर आते थे और परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था। घर आकर अम्मा ने अब्बा से पूछा, आप कहाँ नौकरी करते हैं? আব্বা বলল, আমি চাকরি বদলেছি, আগের জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় গেছি, তাই সেখানে গিয়ে আমাকে পাওয়া যায়নি। পরে আমি একান্তে আব্বার কাছে গিয়ে বললাম, আব্বা, তুমি সবাইকে মিথ্যা বললেও তোমার ছেলের কাছে মিথ্যা বলো না। আমি তোমার বড় ছেলে, সারা জীবন তোমার সঙ্গেই থাকব। অন্তত আমাকে সত্যিটা বলো, তুমি আসলে কোথায় থাকো, কি করো? আমি তোমার দেয়া ঠিকানায় গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে তোমাকে পাইনি। এখন তুমি যে ঠিকানাই দেবে, 2 দিন পর আমি সেখানে গিয়েও দেখব তুমি সত্যিই সেখানে থাকো কিনা। আমার কথা শুনে আব্বা রেগে গেল। বলল, তুই আমার পেছনে পুলিশের মতো লেগে আছিস কেন? তোর আসলে কি চাই? আমি বললাম, না আব্বা, আমার কিছুই চাই না। আমি শুধু জানতে চাই তুমি আসলে কি করো। তুমি বলো সিলেটে থাকো, হোটেলে চাকরি করো, এই কথাগুলো আমার কাছে সত্য মনে হয় না। এরপর আব্বা আমার সঙ্গে খুব রাগারাগি করল। বলল, তোর এত কথা কেন? তুই নিজে কোনো কাজকর্ম করিস না কেন? ঘরে বসে বসে কি করিস? এই বিষয়টা আব্বুর সঙ্গে আমার সেভাবেই কেটে গেল। পরদিন আবারও আমি আব্বুকে ধরলাম। আবার ধরে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, আজ তো তুমি রাতেই চলে যাবে। আজ রাতে তুমি চলে যাচ্ছ, আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি কোন হোটেলে চাকরি করো সেটা আমি নিজে দেখে আসব। আব্বা বলল, তুই আমার সঙ্গে যাবি কেন? আমি বললাম, তোমার সঙ্গে যাব, তুমি কোন হোটেলে চাকরি করো সেটা দেখব, এতে সমস্যা কি? আব্বা আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতে লাগলো, প্রচণ্ড রাগারাগি করল, কিন্তু আমি তার পিছু ছাড়লাম না। এমন সময় মাগরিবের আজান হয়ে গেল। আজানের পর আব্বা তার ব্যাগ গুছিয়ে বাড়ি থেকে বের হলো। আমি বললাম, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আব্বা বলল, তুই আমার সঙ্গে কোথায় যাবি? সিলেটে, যেখানে আমি চাকরি করি। এভাবে বাপ বেটার মধ্যে একরকম টানাটানি আর কথা কাটাকাটি চলতেই থাকল। আমি জেদ ধরেছি, আব্বা রাগ করছে, করতে করতে আমরা মূল সড়ক পর্যন্ত চলে গেলাম। মূল সড়কে উঠে আব্বা সিলেটগামী বাসে উঠল। আমি পেছন দিক দিয়ে লাফ দিয়ে সেই বাসেই উঠে পড়লাম। हम दोनों साथ साथ सिलहट शहर तक गए। शहर पहुंचकर अब्बा बस से उतर गए। उतरने के बाद मैंने कहा, तुम्हारा होटल कहाँ है? चलो तुम्हारे होटल चलते हैं।
अब्बा ने कुछ नहीं कहा। इधर उधर घूमते हुए आखिरकार वे एक रिहायशी होटल पहुंचे और रात के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। हम होटल के अंदर चले गए। तब मैंने कहा, अब्बा आप रिहायशी होटल में क्यों ठहरे? आपने तो कहा था कि जहां आप नौकरी करते हैं वहीं जाएंगे, वहां ना जाकर यहां क्यों ठहरे? अब्बा बोले, तू असल में क्या चाहता है मुझे सच सच बता। मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस ये देखना चाहता हूं कि आप कहां नौकरी करते हैं। बेटे के नाते क्या ये मेरा फर्ज नहीं है? तब अब्बा बोले, मैं कोई नौकरी नहीं करता, ये बात तू अच्छी तरह जानता है, और अगर नहीं जानता होता तो इस तरह मेरी जासूसी नहीं करता। मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूं कि आप कोई नौकरी नहीं करते, लेकिन नौकरी ना करके आप असल में क्या करते हैं बस यही जानना चाहता हूं। तब अब्बा ने कहा, मैं चोरी करता हूं। मैंने कहा, चोरी तो आप पहले गांव में रहते हुए करते थे, ये बात सही है, लेकिन शहर आकर चोरी कैसे करते हैं? क्या शहर में भी चोरी की जा सकती है? अब्बा बोले, अगर चोरी की कला आती हो तो हर जगह की जा सकती है। मैंने कहा, तो फिर शहर में कहाँ चोरी करते हैं? शहर में तो कच्चे घर होते ही नहीं। अब्बा बोले, मैं शहर में चोरी नहीं करता, मैं गांव में ही चोरी करता हूँ। मैंने कहा, गांव में चोरी करते हैं? लेकिन आपने तो कहा था कि आप शहर में रहते हैं। अब्बा बोले, मैं शहर में नहीं रहता। मैंने कहा, अब्बा मुझसे सच बात बताइए, आप असल में कहाँ रहते हैं? बस यही जानना चाहता हूँ, मुझसे केवल सच ही कहिए। तब अब्बा बोले, मैं जिस गांव में रहता हूँ उसी गांव के झिझरी पाड़ा में रहता हूँ। झिझरी पाड़ा कहने से हमारे वहां एक बहुत बड़ा जंगल समझा जाता था। इतना घना जंगल कि आज के समय में वैसा जंगल मिलना मुश्किल है। उस दौर में जंगल इतना सघन था कि दिन के समय भी लोग उधर आने जाने से डरते थे। मैंने कहा, झिझरी पाड़ा के अंदर आप कैसे रहते हैं? वहां क्या करते हैं? अब्बा बोले, वहां मेरा एक घर है, वहीं रहता हूं। रात को चोरी करता हूं और वहीं ठहरता हूं। चोरी का माल बेचने वाले लोग भी हैं, वे आकर माल ले जाते हैं। मैंने कहा, तो फिर आप अभी सिलहट क्यों आए? अब्बा बोले, तुझे दिखाने के लिए। मैंने कहा, क्या दिखाने के लिए? वे बोले, यही कि मैं सिलहट में नौकरी करता हूं, ये बात। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तू मेरे पीछे पीछे सिलहट तक आ जाएगा। तब मुझे समझ आ गया कि अब्बा असल में गांव के उसी झिझरी पाड़ा वाले जंगल में कहीं छिपकर रहते हैं और रात में चोरी करते हैं। मैंने कहा, तो फिर जहां आप रहते हैं, जहां चोरी करते हैं, वो जगह मुझे दिखाइए। अब्बा बोले, दिखाऊंगा, लेकिन तू किसी को बता नहीं सकेगा। मैंने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं आपके साथ यही काम करूंगा। मुझे भी कोई और काम करना अच्छा नहीं लगता, मैं यही करूंगा। अब्बा बोले, ठीक है। अगली सुबह मैं फिर से अपने पिता के साथ बस में सिलहट से हमारे उसी गांव लौट आया। वहां से हम झिझरी पाड़ा की ओर गए। वो जगह घने जंगल से घिरी हुई थी, इतनी घनी कि दिन के उजाले में भी अंदर घुसते ही चारों तरफ घुप अंधेरा सा महसूस होता था। पहाड़ी ढलान से नीचे उतरते हुए हम जंगल के भीतर पहुंचे, जहां एक विशाल वन फैला हुआ था। जंगल के अंदर जाकर मैंने जो देखा उससे मैं हैरान रह गया। मेरे अब्बा ने जमीन के नीचे एक तरह का कैंप बना रखा था, जैसा कभी कभी फौज रहने के लिए बनाती है। जमीन के नीचे रहने लायक एक बहुत ही सलीकेदार कमरा, वहां रहने की पूरी व्यवस्था थी। खाना बनाने के लिए आग का चूल्हा, जरूरी सामान, सब कुछ मौजूद था। बिल्कुल एक पूरे घर जैसा, बस जमीन के नीचे। मैंने हैरानी से कहा, अब्बा आप यहां रहते हैं? अब्बा बोले, हाँ मैं यहीं रहता हूं, यहीं से अलग अलग गांवों में जाकर चोरी करता हूं, लेकिन यह बात कभी किसी को नहीं बताना। अगर किसी को पता चल गया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तू देख ही रहा है, तेरी दादी इतनी रोक टोक करती हैं कि मैं घर में रहकर तो काम भी नहीं कर सकता। बचपन से चोरी का काम सीखता आया हूं, कोई और काम मुझसे होगा ही नहीं। इसके बाद अब्बा ने वहीं से फिर चोरी शुरू कर दी, और मैं क्या करता, दिन में घर पर रहता और रात होते ही अब्बा के साथ जंगल में जाकर उनसे मिल जाता। धीरे धीरे मैं भी अब्बा के साथ चोरी करने लगा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसी तरह हम अलग अलग गांवों में चोरी करने लगे। धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारा पैसा जमा होने लगा। कहीं गाय बैलों की खबर मिलती तो उन्हें चुरा लेते। अब्बा के अपने आदमी थे, वे जंगल के अंदर आकर उनसे चोरी का माल ले जाते थे। इसी तरह एक दिन हम एक गांव में घुसे। उस गांव में एक ऐसा घर था जहां गांव के सबसे अमीर लोग रहते थे, लेकिन उसी गांव में एक बहुत गरीब परिवार भी रहता था।
उस परिवार की एक बेटी थी। उसका नाम हलीमा अख्तर था। वो लड़की नियमित तौर पर तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी। नमाज के बाद वो रात में काफी देर तक आंगन में टहलती रहती थी। उसी लड़की की वजह से उस गांव में मेरे अब्बा चोरी नहीं कर पा रहे थे। अब्बा ने कहा, इस गांव में खासकर उस अमीर घर में चोरी कर पाते तो सबसे ज्यादा पैसा मिलता, लेकिन इस हलीमा अख्तर लड़की की वजह से चोरी नहीं हो पा रही। ये लड़की सारी रात जागती रहती है, तहज्जुद पढ़ती है। मैंने कहा, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? अब्बा बोले, कोई पक्का फैसला तो नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह इस लड़की को यहाँ से हटा दिया जाए तो मैं बहुत आराम से यहाँ चोरी कर सकता हूँ। इसी लड़की की वजह से सब कुछ अटका हुआ है। मैंने कहा, कैसे हटाओगे? लड़की के घर में तो लड़की रहती है, वहां चोरी तो की ही नहीं जा सकती। इसी तरह 7-8 दिन बीत गए। एक दिन अब्बा ने मुझसे कहा, जमशेद, तुझसे एक बात कहूं, क्या तो मेरी बात मानेगा? मैंने कहा, क्यों नहीं मानूंगा, बताओ। अब्बा बोले, हलीमा अख्तर नाम की जिस लड़की की वजह से हम चोरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी लड़की से शादी कर ले। मैं हैरानी से बोला, अब्बा ये कैसी बात है? हम तो चोरी करते हैं, क्या कोई हमें अपनी लड़की देगा? अब्बा बोले, हम चोरी करते हैं ये बात तो कोई जानता ही नहीं। सब यही जानते हैं कि मैं शहर में रहता हूँ, शहर में नौकरी करता हूँ। तेरी अम्मा के जरिए या फिर मैं खुद जाकर रिश्ता भेजूंगा। अगर रिश्ता मंजूर हो गया तो लड़की को बहू बनाकर ले आएंगे। फिर अगर वो लड़की अपना घर छोड़कर हमारे घर आ जाएगी तो कोई झंझट नहीं रहेगा। मैं उस घर में बेफिक्र होकर चोरी कर सकूंगा। अब्बा ने आगे कहा, मान ले अगर सिर्फ उसी एक घर में चोरी हो जाए तो हमें पूरे 1 साल तक चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस घर के हर कमरे में बहुत सारा धन दौलत है। सिर्फ इसी लड़की की वजह से वहां कोई चोरी नहीं कर पाता। मैंने कहा, अब्बा अगर आपको ये ठीक लगता है तो कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब्बा बोले, ठीक है, तो आज रात तू चला जा, मैं कल दोपहर घर आऊंगा, आकर तेरी अम्मा से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन दोपहर को सचमुच मेरे अब्बा घर आ गए। ये बात अगर कोई अपनी आंखों से न देखे तो यकीन ही ना करे। अब्बा शर्ट पैंट पहने हुए थे, जूते पहने थे, पूरी तरह सजे सवरे हुए आए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी शहर से लौटे हों। अच्छे कपड़े, सलीकेदार रूप, सब मिलाकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे असल में कहां से आए हैं। घर आकर उन्होंने दोपहर में नहाना खाना किया। फिर शाम के करीब अब्बा ने मेरी अम्मा से कहा कि उन्होंने फलां गांव की एक लड़की देखी है। शहर के कुछ लोग उस लड़की को गांव में छोड़ गए थे। लड़की उन्हें बहुत पसंद आई है। वो गरीब परिवार की है, लेकिन उसका स्वभाव और चरित्र बहुत अच्छा है, इसलिए वे चाहते हैं कि उसी लड़की से मेरी शादी कर दी जाए। तब अम्मा ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर यूं ही भरोसा नहीं कर लूंगी। तुम पहले चोर रहे हो, तुम क्या समझोगे? पहले मैं लड़की के बारे में खुद जाकर पता करूंगी। अब्बा बोले, ठीक है, जाओ। उस रात अब्बा घर पर ही रुके। अगले दिन सुबह मेरी अम्मा अब्बा के दिए हुए पते के मुताबिक लड़की के घर गईं। जाकर देखा लड़की सचमुच बहुत परहेजगार है। दिन के समय वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती। देखने में सुंदर, व्यवहार में शांत, हर तरह से अम्मा को वो बहुत पसंद आ गई। घर लौटकर अम्मा बहुत खुश होकर अब्बा से बोली, इतने दिनों बाद तुमने सच में कोई ढंग का काम किया है। लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। ऐसी लड़की मिलना सचमुच किस्मत की बात है। मैं इसी लड़की को अपने बेटे की बहू बनाकर लाऊंगी। अम्मा ने तब पक्के तौर पर उस लड़की को पसंद कर लिया। रिश्तेदारों से बात की गई, लड़की के परिवार के पास शादी का प्रस्ताव भेजा गया। उन्होंने भी हमारे परिवार के बारे में पूछताछ की। सबको पता चला कि मेरे अब्बा शहर में नौकरी करते हैं, घर परिवार अच्छा है और आर्थिक हालत भी ठीक ठाक है। ये सब जानकर लड़की का परिवार भी पूरी तरह राजी हो गया। इसके बाद मेरी शादी हलीमा अख्तर से हो गई। शादी के बाद अब्बा ने मुझसे कहा, शुरुआत में कुछ दिन तू बाहर मत निकलना, अभी निकला तो झंझट हो सकता है, बाद में मौका देखकर तुझे साथ ले जाऊंगा। इसके बाद अब्बा पहले की तरह चोरी करता रहा और मैं अपनी बीवी के साथ घर में ही रहता था। 5-7 दिन इसी तरह बीत गए। धीरे धीरे मैं फिर रात के समय बाहर निकलने लगा। शाम के बाद जाता और गहरी रात में लौटता। 2 रात बीतते ही हलीमा ने मुझे रोककर पूछा, तुम रोज रात को कहाँ जाते हो, क्या करते हो? मैं बुरी तरह फंस गया, क्योंकि अब वो मेरी पत्नी थी। उससे सच छुपाना अब मुमकिन नहीं था। तब मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरे अब्बा क्या करते हैं, मैं भी चोरी में शामिल हूं, और अगर चोरी ना करें तो हमारे पेट में रोटी नहीं जाएगी। मैंने कहा, ये बात तुम किसी को मत बताना, ये सिर्फ हमारे बीच ही रहे। ये सुनते ही वो पूरी तरह भड़क उठी। गुस्से में बोली, लगता है मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैंने एक चोर से शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने सोच समझकर मुझे एक चोर के हाथों सौंप दिया।